नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो पद कहलाता है और पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो संज्ञा, उसका तिर्यक रूप, संज्ञा गणना के आधार पर गणनीय, अगणनीय, जिस तरह से इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि संज्ञा की परिभाषा हम देख चुके थे। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यहां से परीक्षोपयोगी याद रखें। तुलसीदास जी बनना अलग बात होती है और कंपटीशन का ज्ञान अलग चीज होती है। हमें तुलसीदास जी बनने के बजाय किसी भी कंपटीशन में ध्यान रखना है। इंग्लिश में जिस तरह से संज्ञा के 5 प्रकार माने जाते हैं, संज्ञा के हमें यहां पर 3 ही प्रकार मानने हैं। 5 प्रकार जो पदार्थवाचक और जिसको हम समूहवाचक कहते हैं, वो जातिवाचक के ही 2 भेद है जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स के सामने कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों का चयन, तीनों की छंटनी कैसे करें। तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, यदि आपको लगता है जिस चीज का मैं नाम ले रहा हूं, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं, आपको लगता है हाँ ये तो संसार में एक ही है, जो संसार में एक हो व्यक्तिवाचक, इसका कभी बहुवचन नहीं बनता है। इसलिए ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम इसके नाम से पहले, या जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उससे पहले एक लगा दें। न तो एक लगा सकते हैं, न अनेक लगा सकते हैं। इसका कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसका एक वचन में भी प्रयोग किया जा सकता है और बहुवचन में भी किया जा सकता है। और भाववाचक जो संज्ञा है उसको हम कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते। यदि वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो फिर वो भाववाचक भी नहीं रहेगी। तो वापस देखें, जो ही मैं नाम लेता हूं आपको लगे संसार में ये तो एक ही है, व्यक्तिवाचक। आपको लगता है ये तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे तो जैसे मैं कहूं कुर्सी, तो कुर्सी तो बहुत सारी है, तो जातिवाचक। यदि मैं कहूं दशरथ, तो दशरथ तो एक ही था, व्यक्तिवाचक। यदि मैं ये कहूं हंसी, इसका मतलब भाववाचक। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है और भाव का मतलब ये होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो केवल एक अवधारणा होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। यदि मैं कहूं नदी, अब ध्यान से देखना, नदी शब्द जातिवाचक इसलिए है, संसार में बहुत सारी नदियां हैं इसलिए ये जातिवाचक है। लेकिन यदि मैं ये कहूं गंगा, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे देश में एक गंगा बहती है? जैसा मैंने कहा था, व्यक्तिवाचक से पहले एक भी नहीं लगा सकते। होती एक ही है वो, लेकिन एक लगा नहीं सकते। हमारे देश में एक गंगा बहती है, तो फिर कौन से देश में 3 गंगाएं बहती है? किसी भी देश में नहीं। गंगा तो पूरे समूचे, पूरे संसार में एक नदी का नाम है और वो केवल भारत में है। यदि मैं ये कहूं पर्वत, बहुत सारे हैं पर्वत। यदि मैं ये कहूं कृष्ण, तो कृष्ण तो भगवान कृष्ण एक ही वे थे। अब कई लोग कहते हैं कि कृष्ण तो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है। ध्यान रखें, न तो इसका बहुवचन बनाया जा सकता, कृष्णो ऐसा नहीं कह सकते हम। और जिस कृष्ण की हम बात करते हैं वो इस संसार में एक ही थे। यदि मैं ये कहूं देश, बहुत सारे देश हैं इस संसार में। यदि मैं ये कहूं भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और उसका कारण भारत इस संसार में एक ही है। जयपुर किसी भी स्थान का नाम हो सकता है इस संसार में, जयपुर नाम से और भी नगर हों, लेकिन जयपुर का हम बहुवचन नहीं बना सकते, जयपुरों ऐसा नहीं कर सकते। हंसी, लिखावट, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। केवल हमारा उद्देश्य यहां पर है इनका अंतर ढूंढना कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो शब्द है कि भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन से प्रत्यय से बनती है, भाववाचक संज्ञाएं किन किन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि से बनती है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे।
इन चारों चीजों को आप देख नहीं सकते, इनको गिन नहीं सकते, इनका बहुवचन नहीं बना सकते, और यदि कभी बहुवचन बन भी जाए तो फिर वो भाववाचक संज्ञा भी नहीं रहेगा। कुछ विद्वान तो नहीं कहूंगा मैं, केवल एक विद्वान जो ये कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनने पर भी वो भाववाचक ही रहेगी। तो परीक्षा में अलग अलग परीक्षाओं से ये सिद्ध हो चुका है, और इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वो जातिवाचक बन जाती है। फिर ये बहुत लंबा मसला है, आगे धीरे धीरे हम संज्ञा का ऐसा कोई पहलू हम नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको लगे कि ये चीज तो बकाया रह गई। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक किस तरह। यदि मैं कहूँ कुर्सी, बहुत सारी है, संसार में अनेक कुर्सियां हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। यदि मैं कहूँ गाय, बहुत सारी गायें हैं। कामधेनु गाय तो केवल एक ही थी। यदि मैं कहूं घोड़ा, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन चेतक नाम लेते ही महाराणा प्रताप के घोड़े पर ध्यान जाता है जो संसार में एक है। कामधेनुएं चेतकों, जयपुरों इस तरह से नहीं कर सकते, इसलिए सब व्यक्तिवाचक है। जबकि घोड़ा का घोड़े, गायें, कुर्सियां, देशों, पर्वतों, नदियां इस तरह से बहुवचन बना सकते हैं, इसलिए जातिवाचक। अब एक मसला, बहुत सुंदर मसला आता है जब ये पूछा जाता है उषा, पंखा। ध्यान रखें, उषा शब्द में उ की मात्रा छोटी आएगी। सबसे पहले तो ये देखें, जिनका नाम उषा है वो उषा बोलती हैं, और उषा उच्चारण करने से उषा उच्चारण में दोष आने की वजह से वर्तनी दोष भी आ जाता है। वर्तनी दोष के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है उच्चारण में दोष। जब हम शब्द बोलते हैं अनुसूया, लेकिन ये प्रचलन में है अनुसूया, ये गलत है, क्योंकि जब प्रचलन में बोलने में हम गलत बोलते हैं तो लिखने में भी गलत बोल देते हैं। अनुसूया, अहिल्या, कई लोग बोलते हैं अहिल्या, वो गलत है, अहल्या। तो हमें उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अहिल्या, अनुसूया, इस तरह से बोलने की आदत डालें। उषा में उ की मात्रा छोटी। और पंखा, जितने भी ये लोग ये क्लास, ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे थोड़ा सा ये निवेदन है कि इस समय बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करके, एकाग्रता, अवधान पूर्वक इस बात को सुने। यदि मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे सफेद उषा पंखा, अब आप बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है? संभवतः आप में से कई लोगों ने व्यक्तिवाचक, कई लोगों ने जातिवाचक इस तरह से बताया होगा। हम केवल रटी रटाई बातों पर ध्यान देते हैं, जब क्योंकि कोई तो परिभाषा होगी, किसी न किसी तरह से तो निर्धारण किया होगा कि इसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, इसे जातिवाचक और इसे भाववाचक कहेंगे। तो वो निर्धारण किस तरह से हुआ कि जो एक का बोध करे व्यक्तिवाचक, जो एक से अधिक का बोध करे जातिवाचक, जिसके समान और दूसरी चीजें, जिसको जो अमूर्त हो, अमूर्त, जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सके वो अमूर्त, जो केवल जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई भौतिक आकार नहीं होता, वो भाववाचक। जो भाव का बोध कराती, बुढ़ापा, बचपन, हंसी, लिखावट, दूरी, अपनत्व, इस तरह के शब्द। अब यदि मैं ये पूछूं सफेद उषा पंखा, तो ध्यान रखें ये प्रश्न गलत हो गया। उस समय हमें क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो पद कहलाता है। और पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो जब कोई संज्ञा जो कि पद का एक प्रकार है, सर्वनाम जो कि पद का एक प्रकार है, इसका मतलब ये हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम, इनको बनाने के लिए हमें पद बनाना होगा और पद को वाक्य में प्रयुक्त करना होता है। लेकिन अंडरस्टूड बात है, गंगा शब्द को आप स्वतंत्र लिखें या गंगा को वाक्य में प्रयुक्त करें, ये हमेशा व्यक्तिवाचक ही रहना है। कृष्ण, वरना तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए, कोई पूछे गंगा शब्द क्या है, तो भाई पहले पद बना तब बताऊंगा वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण। अभी तो ये शब्द है केवल, ये तो पद ही नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड बातें ये है कि ये शब्द कभी चेंज नहीं होते हैं,
इसलिए हम इनको व्यक्तिवाचक जातिवाचक बिना वाक्य में प्रयुक्त किए, क्योंकि अगर मैं वाक्य में प्रयुक्त करता तो लगभग मुझे 15 वाक्य लिखने होते, 15 वाक्य एक साथ बोर्ड पर संभवतया नहीं लिखवाए जा सकते, इसलिए मैंने शब्द लेकर के काम चला लिया, या फिर हम सब इस तरह से काम चला लेते हैं। आइए भी यहां लौटते हैं। सफेद उषा पंखा यदि पूछ लिया, सफेद बताऊं, उषा बताऊं या पंखा बताऊं? अगले का प्रश्न गलत क्यों है? क्योंकि उसने 3 शब्द एक साथ पूछ लिए। कल को वो तो ये पूछ लेगा 3 सफेद उषा पंखे या 1 सफेद उषा पंखा अब क्या है? तो फिर वो 4 शब्द एक साथ घुसेड़ दिए। एक विशेषण है, सफेद विशेषण है, ये उषा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो पंखा जातिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब अगले को ये सफेद नहीं लिखना चाहिए। तो जब सफेद नहीं लिखना चाहिए तो फिर वही टेक्निकल मिस्टेक अभी भी बनी हुई है। उषा पंखा 2 शब्द हैं, उषा बताऊं या पंखा बताऊं? क्योंकि बहुवचन तो बन जाएगा उषा पंखे, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है उषा पंखे। अब बताओ मैं इसे व्यक्तिवाचक बताऊं या जातिवाचक? तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उषा पंखा किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम होने से वो व्यक्तिवाचक है। अगर ऐसा होगा कि उसके पंखे की एक कंपनी है तो फिर अनाज में गेहूं हो गया, गेहूं में फिर सोना कल्याण गेहूं हो गया। किस किस को कितना अंदर घुसोगे? हो सकता है सोना कल्याण गेहूं में भी फिर 3 तरह के, आपने सुना होगा कोरोना, केवल कोरोना जानते थे, अब कोरोना में क्या हो गया? कोरोना में L प्रकार का और S प्रकार का, फिर उनकी होगी। तो अब क्या करेंगे? अब कोरोना को इतने दिन व्यक्तिवाचक मानते थे, अब जातिवाचक बना दे, तो ये इस तरह से नहीं होगा। उसके लिए आपको मैंने कहा था बड़े एकाग्र होकर के सुनना कि उषा पंखा, कायदा ये है, नियम ये है, या तो आप उषा पूछें या फिर पंखा पूछें, या तो पंखा पूछें, इसलिए पंखा तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और उषा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है उषा पंखा, तो तरीका क्या है? ये इस तरह से था, उषा लड़की का नाम भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, उषा लड़की का नाम भी हो सकता है, उषा पंखे की कंपनी का नाम भी हो सकता है, और उषा जो सुबह का समय होता है उसे भी उषा कहते हैं। कौन सी उषा का पूछ रहे हो आप? इसलिए वो ये कह रहा है कि उषा जो पंखा है मैं उसके बारे में, ये किस तरह से देखो प्रचलन में आया, ऐसी स्थिति में ब्रैकेट में लगाया जाना चाहिए। ये मैं बात कंपटीशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, कंपटीशन में क्या करना है अभी वो भी देखेंगे। ये बात तब है यदि आपको कि आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी से MA हो, B.Ed हो, इधर आओ बताओ उषा पंखा कौन सी संज्ञा है, ये उस तरह के लिए है। तब आपको ये कहना उषा बताऊं या पंखा बताऊं, और यदि उषा ब्रैकेट में यदि आप बंद कर रहे हो तो मैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दूंगा, क्योंकि अगला क्या पूछना चाह रहा है कि मैं उषा उसकी बात कर रहा हूं जो पंखा है। या फिर अगर वो लड़की के बारे में पूछ रहा है ब्रैकेट में उसे क्या लिखना होगा? लड़की। तो यहां पर उसका अर्थ ये है कि उषा जो एक पंखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रैकेट यदि नहीं हो तो हमें क्या करना है? जब गलत प्रचलन में कोई चीज आ गई हमें उसका थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा। परीक्षा में यद्यपि उषा पंखा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि उसका बहुवचन बनाया जा सकता है उषा पंखे, लेकिन पंखा का बहुवचन बन रहा है उषा का नहीं, और वो पूछना भी उषा का चाह रहा है। उसके भाव को समझते हुए हमें उषा पंखा यदि पूछ लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, क्योंकि ये परीक्षा में एक ट्रेंड है। और जब पूछा जाता है उषा पंखा, रीटा मशीन, तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। नो डाउट परीक्षा में कंपटीशन में ये बात उन लोगों के लिए है, यदि आपके पास कोई इस तरह का विद्वान कोई पूछ ले और आपसे प्रश्न पूछने लग जाए, तब के लिए वो तर्क वितर्क करने के लिए आपके पास वो ताकत होनी चाहिए। तो उषा पंखा, रीटा मशीन, इन सबको हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि उषा रीटा इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। एक बार आप लिखें या स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संसार में एक होने का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हमें देखने होंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम है
व्यक्ति के नाम से तात्पर्य है, व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, रमेश, मोनू, सोनू, इस तरह के नाम। यदि किसी पशु पक्षी विशेष का नाम, पशु पक्षी विशेष से तात्पर्य ये है तोता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हीरामन, कामधेनु, चेतक, इस तरह के जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। किसी भी देश का नाम, किसी भी द्वीप या महाद्वीप का नाम, जितने भी इस तरह के नाम हैं, मैं शामिल लिखा रहा हूं। किसी भी नगर, शहर, गांव का नाम, किसी भी नगर, गांव आदि का नाम, जैसे भारत, जापान, चीन, द्वीप में किसी भी द्वीप का नाम ग्रीनलैंड, किसी महाद्वीप का नाम एशिया, यूरोप आदि। इसी तरह से किसी शहर का नाम जयपुर, कुचामन आदि। किसी भी त्योहार का नाम, क्या त्योहार शब्द को मैंने गलत लिख दिया? त्योहार शब्द में क्या गलती है? बिंदी का प्रयोग, दो मात्राएं? जी नहीं, ये अनेक कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखना है, भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, रमजान, लेकिन कितने त्योहार मनाएंगे? किसी एक त्योहार को तरीके से मना लिया जाए। और ये भी ध्यान रखना है, उस पर बिंदी आएगी या नहीं आएगी? तो उस पर बिंदी नहीं आएगी। हमें त्योहार को भी सादगी से मनाना है। ऐसा कहा जाता है कि त्योहार पर टीक्या टमका, एक मारवाड़ी में एक शब्द है, मारवाड़ अंचल से लिया शब्द, टीक्या टमका नहीं करना है, बिल्कुल सादगी से। तो त्योहार पर बिंदी का प्रयोग नहीं, और केवल एक मात्रा। किसी भी त्योहार का जो नाम होता है वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दीपावली शब्द में दीप प्लस अवली मात्रा बड़ी होगी, दी की भी और ली की भी। इसी तरह से दशहरा, इसी तरह से ईद, रमजान आदि। किसी भी तिथि का नाम, जिस तरह से हम कहें बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस तरह से किसी भी रोग आदि का जो नाम होता है, जैसे हमने एक बीमारी का नाम रख दिया कोरोना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी पर्वत, नदी आदि का नाम, पर्वत, नदी, सागर, महासागर, इन सब का नाम, जैसे हिमालय। किसी भी नदी गंगा, सागर महासागर, प्रशांत महासागर। किसी भी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनका नाम, यदि केवल प्राकृतिक आपदाएं कहा जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे हमने नाम दे दिया सुनामी, सुनामी हर बार नहीं आएगा। जो जिस समय ये तूफान आया था उसका नाम दे दिया था सुनामी। इसी तरह से टाइफून, किसी भी पर्टिकुलर तूफान, किसी ज्वालामुखी आदि का नाम दे देना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। इस तरह के जितने भी जो शब्द हैं, इसके अलावा कुछ शब्द मैं इस तरफ भी लिख रहा हूं। किसी प्रतिष्ठान का नाम, प्रतिष्ठान से तात्पर्य यह है, जैसे बालाजी किराना स्टोर, तो बालाजी किराना स्टोर, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी भी पत्र पत्रिका का नाम, किसी पत्र पत्रिका, किसी भी ग्रंथ आदि का नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना, गोदान प्रेमचंद जी की एक रचना। इस तरह के जितने भी जो नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी।
इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा शब्द हो जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जितने भी नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, आकाशीय जो चीजें हैं, उन सब का नाम सूर्य, जो संसार में एक है चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र से तात्पर्य दूर्वा, पुष्य, ये एक नक्षत्रों के नाम है। दिशाओं के नाम, जो दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, सभी दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। हो सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के जितने जो उदाहरण मैंने दिए उसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकते हैं। ध्यान ये रखना है यदि ऐसा कोई, क्योंकि ध्यान इस बात के लिए अवश्य रखना है, हिंदी में कुल 36 लाख शब्द हैं। भाषा की प्रवृत्ति होती है वो परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील होने के कारण से और रोज नए शब्द गढ़े जाते हैं। कितने शब्दों को हम रट पाएंगे, इसलिए इसकी मास्टर की है जो संसार में एक हो। और विशेष, एक जो सबसे अंत में बात बच गई है वो है विशेष। किसी भी विशेष इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, उषा पंखा, कायदा ये ब्रैकेट में लिखे, लेकिन ब्रैकेट में नहीं भी लिखे तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारी बातें परीक्षा की दृष्टि से हमें माननी होगी। उषा पंखा, रीटा मशीन आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा माननी है। लिखें इसे या फिर स्क्रीनशॉट लें आप। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा।